दोस्तों, इस वक्त हम अगर देखें साउथ एशिया में, एशिया के इस पार्ट में रशिया से लेके नीचे श्रीलंका तक, और इधर आप देख लें अफगानिस्तान, सऊदी अरब से लेके बर्मा तक, तो शायद एक ही स्टेबल कंट्री नजर आता है, दैट इज इंडिया। बाकी सब जगह मसले चल रहे हैं। India is still rising. First of all, Modi took office, and first he went to Japan, China, and Brazil. No prime minister had ever gone to foreign countries in his first 3 weeks in office. And he announced a few weeks later a new foreign policy for India. It was that India would no longer just be a balancing factor in global diplomacy, it would be a promoter of initiatives in global diplomacy. डायरेक्ट बोल रहा हूँ, यहाँ जो इंडियन गवर्नमेंट या जहाँ जो सर्कल्स है जो बात हो रही है, पहली प्रॉब्लम है आरजू जी कि भाई जो श्रीलंका में हुआ या हो रहा है, पाकिस्तान उससे कितना दूर है? हमारे हिसाब से बहुत दूर। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि देखिए आजकल कई सारी वॉर चल रही है, ठीक है। वो रशिया यूक्रेन वाली चल रही है, उसके अलावा इजराइल हमास भी आप काउंट कर सकते हो। उसके अलावा भी कहीं ना कहीं जगहों पर कू होते रहते हैं, जैसे पिछले दिनों नाइजीरिया में हुआ था। अब कई सारी कंट्रीज़ दुनिया के अंदर ऐसी है जो आप चुनिंदा कंट्रीज़ हैं, वो स्टेबल काउंट कर सकते हो, खास करके यूरोप और अमेरिका के अंदर। लेकिन अगर ये आप नीचे एशिया वाला अगर आप सिचुएशन देखो, ठीक है, या फिर आप ग्लोबल साउथ में काउंट करो, तो एक ही ऐसा कंट्री मिलेगा जिसको मतलब कि वीक करने की बहुत ट्राई की गई, चाहे वो जॉर्ज सोरोस के बाद उसके प्रयत्न हो, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो, चाहे फ्रांस और यूके की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट दी गई हो इंडिया की तरफ, मतलब उसके विरोध में, हमारे विरोध में। लेकिन फिर भी इंडिया की डेमोक्रेसी भी यहाँ पर स्ट्रांग है, इंडिया का जो ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिकल ग्रोथ, वो भी बहुत स्ट्रांग है और होता जा रहा है। और उसके अलावा ये सारे जो लोग जो पहले इंडिया को मतलब दबा दिया करते थे, प्रेशर में लाया करते थे, अब पिछले 10 सालों से दिक्कत ये हो रही है कि उनकी ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है, मतलब उस टाइप की प्रेशर में इंडिया आ नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है कि पूरा जो अगर आप ग्लोबल साउथ काउंट करो, एशिया काउंट करो, तो उसमें एक ही ऐसा कंट्री है जो स्ट्रांगली उभर रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। दुनिया के ये सारे मुल्क हैं जिन्होंने 15 से 31 मार्च 15 दिनों में अपने फॉरेन मिनिस्टर्स भारत को भेजे हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ग्रीक, रशिया, चाइना, ओमान, श्रीलंका, जापान, मतलब बेशुमार मुल्क, इन सब ने मैक्सिको, भारत में अपने मिनिस्टर्स भेजे हैं। यह है इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ भारत। ये अमेरिका का एक्स एम्बेसडर बता रहा है कि मोदी जी क्या हैं। रशिया के इन्वेजन के बाद जापान ने भारत को $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। बात करें इससे आगे बढ़कर श्रीलंका की, तो आजकल वहाँ पे जो सिचुएशन है आपको भी मालूम है, और काफी उसको सीरियसली लिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? जबकि हमने श्रीलंका को $1.4 बिलियन दिए, $400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी दिया, अब भी दवाई भेजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मदद कर रहे हैं आज के डेट में भी। पर और वहां उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एक और काम कर लिया वहां पे एक और काम जो कर लिया कि जो ये राजपक्षे वगैरह थे, इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने इंडिया और चाइना में रेस लगा दी, पैसे कौन ज्यादा देगा, आप देंगे। चाइना से बेतहाशा पैसा लेते रहे, देने की उनकी हैसियत थी नहीं। और आज हालत यह है अर्जू जी, स्ट्रीट लाइटें 5-5 घंटे दिन में बंद है, लाइट कट 7-8 घंटे, कचरा उठ नहीं रहा बिकॉज कचरे उठाने की जो गाड़ी है उसके लिए पेट्रोल नहीं है, बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे बिकॉज लिखने का पेपर नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। श्रीलंका में सरकार के ऊपर, श्रीलंका कंट्री के ऊपर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, और ये इतने से कंट्री के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। और उसमें सबसे बुरा जो किरदार अदा किया ना, वो चाइना का है। चाइना का यही होता है कि चाइना पैसे देता है खुल के, और कंडीशंस इतनी टाइट रखता है कि एक ना एक दिन फिर उस कंट्री ने तबाह होना होता है।
अब जब पैसों का अंबार आना शुरू होता है तो खर्चे भी बढ़ा देती है सरकारें, जैसे पाकिस्तान में हुआ, जैसे कीनिया में हुआ, जैसे मालदीव्स में हुआ। मालदीव्स को भी भारत ने जाके बचाया था। ऐसे जहाँ जहाँ चाइना जाता है यही करता है, फिर वो कंट्री उसकी शिकंजे में आ जाती है। अब श्रीलंका बिल्कुल तबाह हो गया, बैंकरप्ट हो गया, वहाँ की हालत ख़राब है, वहाँ पे बिल्कुल वेनेजुएला जैसी सूरत हाल है। मिनिस्टर सारे, कैबिनेट पूरी रिजाइन कर चुकी है, लोगों का हाल खराब है। ऐसे में सोशल मीडिया ब्लैकआउट कर दिया है सरकार ने, कर्फ्यू लगा दिया है और श्रीलंका एक बिल्कुल ही तबाह होने के किनारे पे आ गया है। ऐसे में भारत बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है। कुछ महीनों पहले भारत ने शुरू की थी मदद, जब $900 मिलियन की मदद की, कर्जा दिया था श्रीलंकन सरकार को। फिर डिफॉल्ट पेमेंट पे काफ़ी चीज़ें भी दी थी और बड़ी कोशिश कर रहा है भारत के श्रीलंका को किसी तरह स्टेबल कर दे। भारत इज़ नॉट लाइक चाइना के ऐसे मौके पे अपना कोशिश करे कि उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर ले। वो भारत ऑनेस्टली श्रीलंका को बचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का केस दूसरा है। पाकिस्तान में इस वक्त आर्मी को सबसे ज़्यादा डर अगर है तो वो यही है कि यार इस सारे क्राइसिस में इस वक्त आसान है भारत मिनटों में पीओके गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा कर ले। जो श्रीलंका में हुआ या हो रहा है, पाकिस्तान उससे कितना दूर है? हमारे हिसाब से बहुत दूर नहीं। बाउंड्री नियाजी साहब खुद कह रहे हैं 40,000 टेररिस्ट यहाँ है। ये मिस्टर इमरान खान नियाजी कह रहे हैं, सुमित पीर नहीं कह रहा है। और ये कुछ नॉन अननोन जोड़ लीजिए, जो 50,000 निहायती शरीफ नागरिक पाकिस्तान में घूम रहे हैं। और अभी ये जो पावर वैक्यूम बना है, जो क्राइसिस बना है, द क्वेश्चन इज हाउ सेफ इज पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल। और अगर कुछ गड़बड़ अभी हो गई, बात किससे करे आरज़ू आज़मी को छोड़ने के बाद, तो छोड़। आपने देखा होगा हमने एज इंडिया करीब 500 प्रोजेक्ट आउट ऑफ इंडिया कंप्लीट किए, मैक्सिमम अफगानिस्तान में थे। पर आरज़ू जी, आपको एक चीज कहीं नहीं मिलेगी कि इंडिया डेट ट्रैप। आपको कोई कंट्री ऐसी मिले जिसने बोला भाई इंडिया ने मैं डेट ट्रैप में फंसा। हमने भी दुनिया की मदद की। दुनिया में आज 50 कंट्रियां आरज़ू जी ऐसी है जो चाइनीज डेट ट्रैप में फंस चुकी है। 50 इज 1/4 ऑफ द टोटल कंट्रीज। ये बहुत खतरनाक और डरावना नंबर है। अभी पीछे मोजाम्बिक में क्या हुआ, उनके पास एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, चाइनीज से $200 मिलियन लिए, कब्जा कर लिया जी एयरपोर्ट पे। $200 मिलियन में तो जमीन नहीं मिल जाए एयरपोर्ट की, 1 साल पे लीज पे। एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हबनटोटा पोर्ट। उन्होंने श्रीलंकन से ले लिया 99 साल में। ग्वादर की इंडिया इस वक्त जो है वो इसराइल वहां से अगर दुनिया में वाहिद किसी मुल्क से चल रहा है ना हैशटैग आई स्टैंड विद इसराइल, ये अमेरिका से भी नहीं चल रहा, वो इंडिया से चल रहा है। जो एक्सेस है इसराइली और इंडियन एक्सेस, और अब ये क्वाड जो इन्होंने बनाया है वो इसराइल, इंडिया और क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को मिलाकर इन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने ये एक नया महाज खड़ा किया, ये बराह रास्त पाकिस्तान के लिए एक खतरा बन चुका है। जो इसराइल से खरीद रहे हैं वो रशिया के खिलाफ करेंगे। इसराइल उनके सर पे बैठा नहीं, किसकी असलाह किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की 65 लाख फौज है और उसकी रिजर्व फोर्सेस में 30 लाख है। बिल्कुल ठीक है ना। एक पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा असला इंक्लूडिंग एटम बॉम्ब, वो भी इस्लामिक वर्ल्ड के पास है। बिल्कुल, तो यार दिल तो लाओ पहले। चीन हमारा इत्तेहादी जरूर है, हमारा दोस्त नहीं है, ना हमारा भाई है, हमारा इत्तेहादी है। हमारे उसके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं। हमारा सगा भाई नहीं है वो, ना वो हमारा ईमान शेयर करता है, ना हमारा खून शेयर करता है। वो अपने इंटरेस्ट को देखेगा। और इसराइलियों ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है चीन के साथ। नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि इजराइल ने हमें किस लेवल पर कहां सपोर्ट किया। ठीक है, 1965 की वॉर अगर आप काउंट करो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, या फिर 71 की वॉर अगर आप काउंट करो, ये सारी सिचुएशन में पूरा का पूरा मुस्लिम उम्मा, उसमें सऊदी अरेबिया भी आता है, यूएई भी आता है, उसने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। ठीक है, फ्रांस जैसे कंट्रीज भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को। अमेरिका तो डेफिनेटली उनके पास था। 71 में तो भाई वो अपना युद्धपोत भेज रहे थे। अगर वो टाइम से पहुंच जाता बंगाल की खाड़ी में, तो फिर उसके बाद तो पाकिस्तान को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पाकिस्तान बस युद्ध को डिले कर रहा था। हमने वो सरेंडर करवाया, वो एक अलग बात है, वो हमारी स्ट्रेटेजी थी। लेकिन इन सारी बातों के अंदर इजराइल ने हमें हर जगह पर, यहाँ पर मतलब कि हर जगह पर मदद की है, चाहे वो 65 हो, चाहे 71 हो, हर जगह पर।
और ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान को बहुत, क्योंकि देखिए यहूदी जो है वो पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़े दुश्मन है, और अगर इस तरफ आप इंडिया देखो तो वो भी सबसे बड़ा दुश्मन है। दोनों टॉप प्रायोरिटी में आते हैं। अब उन दोनों की दोस्ती उनको डेफिनेटली पसंद नहीं आएगी। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया इस वक्त जो है वो इसराइल वहां से अगर दुनिया में वाहिद किसी मुल्क से चल रहा है ना हैशटैग आई स्टैंड विद इसराइल, ये अमेरिका से भी नहीं चल रहा, वो इंडिया से चल रहा है। ये किससे सीखा कि जीपों के ऊपर बांध के शहर में घुमाओ कश्मीरी नौजवानों को? ये किससे सीखा? ये दुनिया में और किस जगह होता है? या इसराइल करता है या ये करते हैं, ठीक है ना, नौजवानों को जीपों के ऊपर बांध के और घुमाते फिर रहे हैं, ठीक है ना, पूरी वादी के अंदर। तो ये मॉडल वहां से इन्होंने देखा, इसके नतीजे में लोग डर जाएंगे। अच्छा, रशिया किया, इसके साथ कर रहे हैं दोनों। अच्छा, और उसको मैसेज भेज रहे हैं दुनिया को कि इस वक्त हम साथ हैं, दोनों इसके साथ करेंगे। अब मुझे बताएं कि ये जो असला खरीद रहे हैं भाई, उन्होंने ये आपको पता है ना, इंडिया में तो इनका प्रोडक्शन शुरू कर दी राफेल कंपनी ने, और इसराइल एडवांस का सिस्टम उनका, ये वही कंपनी है जिन्होंने आयरन डोम बनाया था, वो इंडिया में भी बना रहे सब। ये जो असला है ये किसके खिलाफ यूज होगा? इतना सारा असला जो खरीदा है, जो खरीद रहा है इंडिया, ये यानी रशिया का असला चाइना के खिलाफ यूज होगा? इनका दिमाग खराब हो गया है। रशिया का असला रशिया से जो खरीद रहे हैं वो चाइना के खिलाफ करेंगे, जो फ्रांस से खरीद रहे हैं वो चाइना के खिलाफ करेंगे। बात यह है कि ये असला किसके खिलाफ इस्तेमाल, जो इसराइल से खरीद रहे हैं वो रशिया के खिलाफ करेंगे। इसराइल उनके सर पे बैठा, नहीं, किसकी असला किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? ये जो सारा का सारा बना रहे हैं, इतना कुछ टैंक आ रहे हैं और ये हो रहा है, फलां हो रहा है, दिमागना हो रहा है, ये किसके खिलाफ करेंगे? लड़फड्डा तो हो रहा है चाइना से, LST पे हो रहा है। अच्छा, अब मसला यह है कि ईरान और आप इसराइल के ताल्लुकात देखें तो ईरान के साथ आप चाबहार कर रहे थे। दूसरी बात यह है, तो मेरे लिए ये जो एक है ना ये जो सूरत हाल है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब मैं सोचने से, अच्छा इंडिया में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो पैलेस्टीनियंस के लिए, बहुत बड़ी तादाद इंडिया की में ऐसी है जो ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करती है, जो इससे पहले मुसलमानों के लिए, कश्मीरियों के लिए, मुख्तलिफ जो उनके मुख्तलिफ जातें हैं जिन पे जुल्म हो रहा है उनके लिए, जो हिंदुत्व वाले लोग नहीं है उनके लिए, क्रिश्चियंस के लिए आवाज उठाते रहे, उनके लिए वो अभी भी उठा रहे हैं। और जहां तक मुसलमान तहजीब का ताल्लुक है, वो मगरिब की जानिब से एक जूडो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन उस पर हमलावर हो रही है, जो तबाहियां मिडल ईस्ट में मची हैं, और मशरिक से हिंदू सिविलाइजेशन जो है वो मुस्लिम दुनिया को हड़प करने के लिए आगे बढ़ रही है, और सबसे पहला उसकी राह में पाकिस्तान खड़ा हुआ है। ये बात कायदे आजम ने 1946 में मिस्र जाकर, वहां की तमाम मुस्लिम दुनिया के सरबराहान और मुफ्ती आजम फलस्तीन भी उसमें शामिल थे, उन सबको एक ही बात ये कही थी कि ये जो हिंदू जायनिज्म का एक अफरीत है जो उठता चला आ रहा है, ये पूरी मुसलमान दुनिया को हड़प कर लेगा, और अगर इस खतरे को आपने वहां ना रोका जहां उसको रोकना चाहिए, तो आने वाले वक्तों में ये पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो एक्सेस है, इसराइली और इंडियन एक्सेस, और अब ये क्वाड जो इन्होंने बनाया है वो इसराइल, इंडिया और क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को मिलाकर इन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने ये नया महाज खड़ा किया, ये बराह रास्त पाकिस्तान के लिए एक खतरा बन चुका है। हमारे बुजुर्ग इस खतरे को समझते थे कि इसराइल की रियासत अगर एक दफा कायम हो गई और इधर हिंदुत्व रियासत हुई तो दोनों के दरमियान ये मुस्लिम दुनिया को बिल्कुल कुचल के रख देंगे, और आज एग्जैक्टली यही आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब से इसराइली रियासत कायम हुई, इन्होंने अमेरिका की ताकत को इस्तेमाल किया पूरी मुस्लिम दुनिया में तबाही मचाने के लिए, और वो आप आज भी देख रहे हैं कि चाहे इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वॉर ऑन टेरर के नाम पे इन्होंने पूरी अमेरिकन पावर को इस्तेमाल किया, क्रिश्चियन वर्ल्ड को इस्तेमाल किया, नेटो की फोर्सेस को इस्तेमाल किया मुस्लिम दुनिया में तबाही मचाने के लिए। कमाल का जहन, फितनागर जहन है इन यहूदियों का कि इन्होंने ईसाई दुनिया को इस्तेमाल किया मुस्लिम दुनिया को तबाह करवाने के लिए, और हिंदुओं के साथ इत्तेहाद किया पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। अब तारीख के ऐसे मौके पर हम दाखिल हो चुके हैं कि जब कॉन्फिडेंस हो गया अब इसराइलियों को, यहूदियों को, अब हम बराह रास्त पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं, मगर फिर भी इनको किसी मजबूत बाजू की जरूरत थी, और इसके लिए इन्होंने चाइना पे इन्वेस्ट किया। ये अजीब सी बात लगेगी बहुत सारे पाकिस्तानियों को, चीन हमारा दोस्त है, चीन हमारा इत्तेहादी जरूर है, हमारा दोस्त नहीं है, ना हमारा भाई है, हमारा इत्तेहादी है, हमारे उसके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं, हमारा सगा भाई नहीं है वो, ना वो हमारा ईमान शेयर करता है,
ना हमारा खून शेयर करता है। वो अपने इंटरेस्ट को देखेगा। और इसराइलियों ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है चीन के साथ, और चीन का जो मॉडल इस वक्त डिक्टेटोरियल मॉडल जो है पूरी दुनिया में सुपर सर्वेलेंस का, हाई टेक्नोलॉजी का, वो मॉडल इसराइली चीन को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं। पहले ये ताजे बरतानिया से चिपक गए थे जाके, उसका खून चूसते रहे, फिर अमेरिकी एम्पायर के साथ इन्होंने उसका खून चूसा और उसको इस्तेमाल किया पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। अब ये चीन के साथ अपने आप को मुंसलिक कर चुके। मगर उससे पहले इनको मुस्लिम दुनिया के अंदर कुछ और तबाही करनी है। इन्होंने जो मिडिल ईस्ट में जो तबाहियां की हैं उसका मकसद यही था कि जो मिलिट्री थ्रेट है इसराइल को वो खत्म हो जाए। वो खत्म हो चुका। पाकिस्तान को ये टकराएंगे बराह रास्त भारत के साथ, और भारत की पुष्टपनाही पर इसराइल, अमेरिका और बची कुची जो यूरोप की ताकतें हैं वो खड़ी होंगी। और इस तसादुम के नतीजे में अल्लाह न करे पाकिस्तान को अगर चोट लगती है तो फिर इसराइल के लिए आने वाले वक्त के लिए बिल्कुल रास्ता साफ हो जाएगा कि मुस्लिम दुनिया में कोई और एटमी ताकत बाकी नहीं बचेगी जो इसराइल को रोक सके। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की 65 लाख फौज है और उसकी रिजर्व फोर्सेस में 30 लाख है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। एक पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा असला इंक्लूडिंग एटम बॉम्ब वो भी इस्लामिक वर्ल्ड के पास है। बिल्कुल। आपको अभी लड़ने के लिए क्या चाहिए? चले मुझे बताइए, मैं आपको दिलवा देता हूँ। ओ यार, दिल तो लाओ पहले। एग्जैक्टली। हौसला तो लाओ, हिम्मत तो लाओ। यू डोंट हैव द करेज टू फाइट देम। वेरी सैड। तो ना ये क्या बात है? असला दे देगा फिर, जो इस्तेमाल कर सकता है उसको मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। सऊदी अरेबिया ने कितने $बिलियन का असला लिया पिछले 4 साल में? 100 बिलियन डॉलर का तो एक दफा ट्रम्प से लिया था। 100 बिलियन डॉलर का, ये तो $35 बिलियन आप मुझे कह रही है। बिल्कुल। तो वो क्या दिवाली पे चलाना है या शबरात पे चलाना है? वो सिर्फ यमन वालों के निहत्ते लोगों के लिए ही था। वो ओआईसी में बैठ के स्टेटमेंट्स नहीं देने पे तैयार। तो भाई मैं कह रहा हूँ यमन के निहत्ते लोगों पे ही था ना। हाँ जी बिल्कुल। हम इजराइल को उसी दिन लड़ेंगे जिस दिन मुसलमान हो जाएंगे। बहुत क्रिटिसाइज होने वाले हैं, मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ के ऊपर, लेकिन बात आपने बिल्कुल ठीक की है क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड के पास इतनी कुव्वत है। आपस में लड़ते हैं ना। शिया और सुन्नी उलमा हजरात एक दूसरे को जलाने जा रहे हैं, बाकायदा आग लगाएंगे। तो ये जहालत है, और जहालत ऐसी है कि वो बढ़ती ही चली जा रही है पाकिस्तान में। कहीं तरफ से भी जो है वो हम इसको ठीक होता हुआ नहीं देख रहे। आप एक दूसरे को जलाने की बातें कर रहे हैं। इसमें सरकार शामिल है, इसमें जिले इंतजामिया शामिल है, वो बाकायदा इस अजीबोगरीब अमल का साथ दे रही है। अगर ऐसा ही होता ना, अगर सिर्फ अल्लाह सिर्फ मुसलमानों को ही दे रहा होता ना, तो आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी कहीं नहीं होता, आज बिल गेट्स कहीं नहीं होता। नमस्कार दोस्तों। अब रिलीजन का जो पार्ट होता है एक लिमिटेड पार्ट होता है। ठीक है, अगर आप अपनी सरकार चलाते हो या फिर कहे कि आप अपने घर में हो या फिर कोई भी बिजनेस में हो, जॉब में हो, तो एक रिलीजन का पार्ट एक लिमिटेड होता है। हर जगह पर आप रिलीजन ला नहीं सकते। अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान हर जगह पर रिलीजन लाता है। बहुत ही फेमस चीज़ थी कि जब इंदिरा गांधी के समय हमने स्माइलिंग बुद्धा किया था, उसके अलावा क्रिश्चियन जो मतलब यूएस और उनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब था और हम भी स्माइलिंग बुद्धा कर चुके थे। तो पाकिस्तान दौड़ के गया सऊदी अरेबिया के पास और उसने कहा कि देखिए क्रिश्चियनों के पास बॉम्ब है, हिंदुओं के पास बॉम्ब बनने वाला है, हमारे पास मतलब कि हम इस्लाम के पास क्या है। और फिर उन्होंने फंडिंग दे दी सऊदी ने, क्योंकि इसी चीज़ से तो प्रोवोक होते हैं। और जब 1990 के बाद जब हमने जो मतलब कि यहाँ पर परीक्षण किए, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उन्होंने किए, तब उन्होंने नाम भी दिया इस्लामिक बॉम्ब। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होती रहती है। अब यहाँ पर आप वीडियो में देखिए, एक धड़ा जो है वो दूसरे धड़े को जलाने की बात कर रहा है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है और हम अब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर अच्छाइयाँ होगी, रिफॉर्म्स आएंगे। कुछ नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पे एक शिया और सुन्नी उलमा के दरमियान जो है वो एक अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई। जब दोपहर 3 बजे जो शाही पोलो ग्राउंड गिलगित में है, उसमें हम ऐसे करते हैं, लकड़ियों का इंतजाम करते हैं और लकड़ियों के इंतजाम करने के बाद वहाँ पे हम जो सूबाई हुकूमत है, जो फोर्स कमांडर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, अदालतों की जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उनकी मौजूदगी में आगा सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी साहब और मौलाना काजी निसार अहमद साहब जो हैं
वो अपने आप को सही और झूठा साबित करने के लिए दोनों आग में कूद जाएंगे, और जो बच जाएगा वो हक में होगा, जो बातिल होगा वो फिर नार वो तस्वर किया जाएगा। आग में कूद जाएं, और जो बच गया वो ठीक होगा, जो ना बचा वो जहन्नमी होगा। क्या इस तरह के रवैये हमारे मुआशरे में हमें सूट करते हैं, या हमारे मुआशरे से मुताबिक ये इस तरह ये उलमा क्यों कर रहे हैं? चीमा साहब, मैं क्या कह सकती हूँ, ये जहालत है, और जहालत ऐसी है कि वो बढ़ती ही चली जा रही है पाकिस्तान में। कहीं तरफ से भी जो है वो हम इसको ठीक होता हुआ नहीं देख रहे, और अब तो हद ये हो गई है कि ये मैं दोनों को कहनी, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, एक ही तरह की जहालत दोनों में है। कि दुश्मन हमारी सफों में फूट डालना चाहता है, वो चाहता है कि हम एक दूसरे के दस्तों गिरबान रहें। ये मौका है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का, ये मौका है अपने डिफरेंसेस को, इख्तलाफात को साइड पर रख कर कश्मीरियों की मदद करने का, फलस्तीनियों की मदद करने का। और इसी मौका पर कुछ शरपसंदों की जानिब से इतना अजीब, इतना फजूल काम किया गया है, माजरत के साथ, कि समझ से बाहर है कि आप इस मौके पे जब आपने कौम को, उम्मत को खास तौर पे आपने मुत्तहिद करना है, आप एक दूसरे को जलाने की बातें कर रहे हैं। इसमें सरकार शामिल है, इसमें जिलाई इंतजामिया शामिल है, वो बाकायदा इस अजीबो गरीब अमल का साथ दे रही है। शिया और सुन्नी उलमा हजरात एक दूसरे को जलाने जा रहे हैं, बाकायदा आग लगाएंगे। एक तारीख तय की गई है, उस तारीख पर एक आग का बहुत बड़ा अलाव जलाया जाएगा। एक तरफ से सुन्नी आलिम दीन, एक तरफ से शिया आलिम दीन, दोनों उस आग में कूदेंगे। जो बच जाएगा वो हक पर होगा, यानी ये तय पाया है कि जो उस आग से बच गया वो हक पर होगा। एक्सेप्ट कर लिया। अब जनाब 21 मई 2021 बरोज जुम्मा से पहर 3 बजे शाही पोलो ग्राउंड में गिलगित की जिलाई इंतजामिया लकड़ियों का इंतजाम करेगी। सूबाई हुकूमत, फोर्स कमांडर, चीफ सेक्रेटरी और अदालतों के मोअज़्ज़िज़ जजेस की मौजूदगी में शिया मसलक से आगा राहत हुसैन अल हुसैनी और अहले सुन्नत वल जमात से मौलाना काजी निसार अहमद साहब अपनी हक्कानियत साबित करने के लिए आग में कूद जाएंगे। आगे सुने, जो बच जाएगा वो हक होगा, जो जल जाएगा वो बातिल और फिल नार तस्वुर किया जाएगा। अब मुझे बताएं ये क्या हो रहा है? मेरा मशवरा यह है तमाम इन दोनों मसालिक के उलमा हजरात को कि हुजूर अगर आपने अपनी हक्कानियत इस तरह साबित करनी है तो मैं ये मशवरा देता हूं, आप एक काम करें, आप खुद भी और अपने फॉलोअर्स को भी आप फलस्तीन लेके जाएं। वहां पे आप जाके यहूद के खिलाफ, आप इनके खिलाफ, ज़ानिस्ट के खिलाफ आप जंग लड़ें, आप ऐलान जहाद करें, अपनी जानों को किसी काम में लेकर आए। जो पहले शहादत पा गया उसकी हकानियत साबित हो जाएगी, जो शहीद ना हो सका वो हकानियत साबित नहीं कर पाएगा। तो अगर आपने जान देनी ही है खुदा के लिए, किसी मकसद के लिए जान दें, आप जाके जहाद करें। चले फलस्तीन दूर है, कश्मीर आपके साथ है, वहां चले जाएं, वहां जाके जहाद कर लें, अफगानिस्तान जाके जहाद कर लें। अगर आपको इतने शहीद होने का शौक है, खुदा के लिए उम्मत को इस मौके पर डिवाइड ना करें, खुदा के लिए। ये आपको अंदाजा नहीं है कि गैर और वो लोग जो मुसलमानों का भला नहीं चाहते, वो आपके पर काटना चाहते हैं, वो आपको, वो शिया सुन्नी को एक समझते हैं, वो आप एक दूसरे को काफिर समझते हैं। कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गई है। 48 घंटे इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। 1953-54 मिनी मार्शल लॉ लगा। 1974 पार्लियामान को के अंदर आना पड़ा मामला, पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, और उसके बाद 1977 फुल मार्शल लॉ लगा 11 साल का। पाकिस्तान में अनारकी बढ़ेगी, हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। बड़ी हैरानी की बात यह कि इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क है, 99% से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं, लेकिन मज़हब पे बात करते हुए खौफ आता है। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर होना आम बात हो गई है। सिविल वॉर मतलब कि वहाँ की जनता अगेंस्ट वहाँ की जो आर्मी है, मतलब वो आम बात हो गई। या फिर कहे कि वहाँ की जनता और वहाँ की गवर्नमेंट की अगर बात करें, देखिए पहले जो इमरान खान गवर्नमेंट में था, जब पहले इमरान खान गवर्नमेंट में नहीं था तब वो जुलूस लेकर चलता था। फिर उसके बाद इमरान खान गवर्नमेंट में आया तो उसके बाद ये जो बिलावल भुट्टो की पार्टी और ये सारी पार्टी और एक मौलाना है, ये सारे रोड पर निकल आए।
अब फिर जब इमरान खान को हटा दिया गया तब इमरान खान लोगों को प्रोवोक करने लगा। कोई नहीं सोचता कि भाई पाकिस्तान के अंदर शांति कैसे रखी जाए। देखिए, अगर आपको सबसे पहले ग्रोथ करनी है, प्रोग्रेस करनी है, तो सबसे पहले वहाँ की जनता को शांत करना पड़ेगा। उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो फिर रिफॉर्म्स या फिर ग्रोथ या फिर प्रोग्रेस या फिर डेवलपमेंट पर तो ध्यान ही नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ही चीज़ स्टेबल है और वो है अनस्टेबिलिटी। अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखो तो वो भी स्टेबल नहीं है। अगर आप वहाँ के लोगों की मानसिकता देखो तो वो भी स्टेबल नहीं है। हर रोज़ कोई ना कोई मतलब इंडिया दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ ये हो रहा है, ईरान के साथ ये हो रहा है, मतलब कोई ना कोई कंट्री चलता रहता है उनके लिए। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। देयर इज अ लाइफ आफ्टर दिस इशू। हुआ क्या है कि अभी से कुछ देर पहले, आज शाम को लेट इवनिंग में, मौलाना मुफ्ती मुनीबर रहमान जो हैं, जो अमीर आज़म हैं, आप समझें पाकिस्तान में सुन्नी उलमा इकराम के और बरेलवी मकतब फ़िक्र के वो मुफ्ती आज़म हैं, और उन्होंने तमाम उलमा जो उनके मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं उनके साथ मिलकर एक उन्होंने मुशावरत की। और लुब्बे लुबाब उसका यह है कि उन्होंने कॉल दे दिया कि कल से पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल होगी और हर शहर, हर गांव, हर तहसील, हर ज़िले के अंदर जो अहले सुन्नत वल जमात हैं उनके जितने भी लोग हैं वो बाहर निकलेंगे, गाड़ियों को नहीं चलने देंगे, सड़कों को नहीं चलने देंगे और पूरा मुल्क जो है वो जैम हो जाएगा। और ये तो मुफ्ती मुनीबर रहमान की कॉल है, और ये कोई छोटी कॉल नहीं है, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात जो है वो तादाद में शायद पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है। करेंगे और इस वक्त पूरा क्राउड जो है वो इंतहाई चार्ज्ड है। सूरत हाल यह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को फौरी तौर पे सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद के जितने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनके पर भारी जो पुलिस और एफसी की नफरी को बुलाया गया, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को, कि इससे पहले एक दीनी इत्तेहाद बना था PNA और पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो था, और उसने जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत जो थी उसको उठाकर फेंक दिया था और वो उसको घुटने टेकने पड़ गए थे। गया है और इस जो आग, ये चिंगारी है, इसमें अब फ्यूल डाला जा रहा है। हिडन हैंड भी इसमें आ रहे हैं, खुफिया हाथ भी आ रहे हैं, अपने अपने ऑब्जेक्टिव, अपने अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए भी जा रहा है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे मुझे अपने जो ग्रुप में इंडिया के नंबर्स हैं वो बैठे इसको फैला रहे हैं, हवा दे रहे हैं, आपस में हमको लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फ्रांस के नंबर हैं, यूरोप के नंबर हैं, यूरोप में बैठ के वहाँ पे ग्रुप बनाए जा रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। और एक नफ़रत और गुस्सा, एक क्योस, पता नहीं क्या क्या फैलाया जा रहा है। अभी 48 घंटे इंतहाई अहम है और अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि अपील भी करते हैं कि सब्र से काम लेना चाहिए और उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 48 घंटे इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। मैं आपको 3 मिसालें दे चुका हूँ। 1953-54 मिनी मार्शल लॉ लगा, 1974 पार्लिमान को के अंदर आना पड़ा मामला, पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, और उसके बाद 1977 फुल मार्शल लॉ लगा 11 साल का। और रिपोर्ट किया जाएगा इसको, मनाजिर ज़्यादा दिखाए जाएंगे। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मनाजिर तो मैं आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे तो ये फैल रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान में अनारकी बढ़ेगी, हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। शिया सुन्नी लड़ाई कई दफ़ा हुई, हमने नहीं दिखाई, और कई दफ़ा इस तरह के दंगे फसाद हुए, हमने नहीं दिखाए। कुछ लोग डेलिबरेटली कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड चल रहे हैं, ये बड़ा खौफनाक काम हो रहा है। वो ये सोचते हैं कि कारकुनों का भी तो उनका एक है ना, उनको प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान का मीडिया में दिखा नहीं रहा, हमें मार पड़ रही, या हम एहतजाज कर रहे हैं, हमें वो कवरेज क्यों नहीं मिल रही। तो उनका गुस्सा जो है वो मीडिया के ऊपर उतरता है, तो मीडिया डर के मारे वहाँ जाता नहीं। अब मेरे पास जो यहाँ पे टॉप ट्रेंड चल रहे हैं, उनमें लाहौर नंबर 1 पे है, खून के आखिरी कतरे तक लब्बैक और नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे सिविल वॉर इन पाकिस्तान, ये नंबर 3 पे है। ये सिविल वॉर इन पाकिस्तान को मैंने खोला और मैंने देखा कि ये तो ट्रेंड बहुत खौफनाक है कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गई है। इसमें आप हैरान हो जाएंगे कि दर्जनों मुझे ऐसे अकाउंट्स मिले जो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं।
और उनके अंदर बेशतर ऐसे हैं जिन पे इंडिया का झंडा भी लगा हुआ है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूं इनमें से कुछ। ये आप स्क्रीन के ऊपर अपनी देख लें कि किस तरीके से भारतीय जो है वो हमारे मुल्क के अंदर लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिविल वॉर इन पाकिस्तान। क्या पूरे पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गई है? और भारत इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है। अच्छा, इसी के अंदर जब मैं ज्यादा देखता हूं ना, तो मैंने बहुत सारे अकाउंट खोल के देखे, वो PMLN के सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं। यानी हमारे तहरीक लब्बैक वाले भी दोस्त हैं, आशिक रसूल मुसलमान जो हैं वो भी कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, हमें मिलकर आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमारा दुश्मन फ्रांस है। लेकिन यहां पे बहुत सारे PMLN के अकाउंट्स हैं जो इसको लड़ाई की वजह बना रहे हैं और चाहते हैं कि हालात जितने ज्यादा खराब हो जाएं उतना ज्यादा इस हुकूमत को डैमेज हो और उनको मौका मिले। अब मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है वो भी इसमें शामिल हो रही है, और जाहिर बात है जब ये लोग आते हैं तो ये फिर एक दिन के लिए तो नहीं आएंगे। ये तो नहीं करेंगे कि कल सुबह को आएं और उसके बाद अफ्तारी के टाइम पे वापस चले जाएं और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। या एजेंडा जो है वो बड़ा सिंपल है। इमरान खान अपनी लगता है इनिंग्स का आखिरी ओवर खेल रहे हैं, पॉलिटिकल इनिंग्स का, क्योंकि उनके पास कोई इस वक्त ऐसा लीडर नहीं है। इसी हसास पहलू को छेड़ा। हमने देखा कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने बहुत प्रोएक्टिव तरीके से एक साइबर वॉर का आगाज किया और दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर कंट्री है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान से मुसलमान दुनिया से बाहर ये प्रोग्राम हमारा सुन रहा हो, हम सब की बातें सुनेगा, वो कहेगा अच्छा यार ये सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन ये सारे के सारे डिफेंसिव हैं, ये सारे के सारे कह रहे हैं कि असली कसूर जो है ना वो वेस्ट का है, हम बिल्कुल ठीक है। अगर वो फ्रांस में कार्टून ना छपता तो सब भला चंगा होता। अगर मीडिया को हम बंद करेंगे, उसके गले को दबा देंगे, तो फिर लोग सोशल मीडिया में हिंदुस्तान की अजीत देवल को भी फॉलो करेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब पूरी दुनिया के लिए अगर सबसे खतरनाक कोई देश है तो वो पाकिस्तान है। अब देखिए, पाकिस्तान सिर्फ एक कंट्री नहीं है, वहां पर कई सारे अलग अलग जो है ना वो ग्रुप्स बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ है धड़े है, मतलब पावर सेंटर्स है। एक तरफ गवर्नमेंट होती है, एक तरफ आर्मी होती है, एक तरफ ISI होती है। कई बार ऐसा लगता है कि ISI और आर्मी अलग अलग थोड़ी है, वो दोनों तो एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कई बार ISI वर्सेस पाकिस्तानी आर्मी हो जाता है। उसके अलावा ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, जंगवी, ये सब कुछ तो ये तो चलता ही रहता है। अब ऐसी सिचुएशन में किसी ऐसे ग्रुप के पास अगर ये न्यूक्लियर का जो बटन है वो अगर उसके हाथ में आ गया तो उसको तो यही लगेगा कि भाई यहाँ तो हम कुछ नहीं कर रहे, पूरा जीवन तो ऊपर है, 72 हूरे, सेहत और दारू की नदियाँ और सब कुछ, तो वो तो बटन दबा देगा। अगर सामने दूसरा बटन भी किसी देश ने, जैसे कि भारत ने चला दिया और वो मारा गया, तो उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। करोड़ों लोग और यहाँ पर परेशान हो जाएंगे, शायद मर भी सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर फिलहाल सबसे ज़्यादा किसी कंट्री से अगर आपको जो उसकी जो न्यूक्लियर हथियार छीनने चाहिए वो है पाकिस्तान। और एक और चीज़ यहाँ पर कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार की जो सिक्योरिटी का जो पूरा का पूरा पैसा है ना वो अमेरिका देता है, क्योंकि उनको भी डर है कि भाई ये जो हथियार है ना वो किसी और के हथे ना चढ़ जाए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जनरल साहब, मुझे इंडिया का बताएं। इंडिया ने तो बड़ा इसके ऊपर बाकायदा सिविल वॉर इन पाकिस्तान, लाहौर इज बर्निंग और इस किस्म की चीज़ों पे जो इंडिया ने रोल प्ले किया है, उनका पूरा श्रीवास्तव ग्रुप दोबारा रीएक्टिव हुआ है। 380 ग्रुप्स के अंदर वो आए हैं और उन्होंने फेक अकाउंट्स के जरिए से इस प्रॉप को पाकिस्तान में हवा दी है और हमारे कुछ नादान जो हैं वो दोस्त उसका हिस्सा बने हैं। यहाँ तक कि कुछ जाली फौजी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि, और मेजर आर्या ने ये कहा कि पाकिस्तानी फौजी अपनी पोस्टें छोड़कर तो निकल के वापस अपने घरों को जा रहे हैं कि हम इस फौज में नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं जी वो तहरीक लब्बैक वालों के साथ। ये क्या चल रहा है सर? इंडिया इस मौके से फायदा उठा रहा है और हमारा सोशल मीडिया उसको जो है वो प्रमोट कर रहा है। यानी आज तक हमें ये समझ नहीं आई कि क्या प्रोपेगेंडा और क्या रियलिटी है। इमरान, ये तो ट्रेजेडी है अनफॉर्चुनेटली। ये अनएडिटेड मीडिया है, सोशल मीडिया, और हर मुल्क के अंदर मुखालिफ ग्रुप भी होते हैं, मुखालिफ जमातें भी होती हैं, मिच्योर इमैच्योर तबका, तालीम याफ्ता, गैर तालीम याफ्ता, हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। आपका दुश्मन आज बगलें बजा रहा है, गलतियां हमारी अपनी हैं। ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां जो हैं वो हम किसी और के खाते में डाल दें, गलतियां हमारी अपनी हैं, लेकिन दुश्मन बगलें बजा रहा है। कि कल सारा दिन आपका पूरा मीडिया
गायब रहा। किसके कहने पे गायब रहा? ब्लैकआउट क्यों हो गए? हम तो कहते हैं मीडिया को पहले आजाद किया जाए, मीडिया आजाद हो जाए तो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा तो नहीं आ सकेगा ना इस मुल्क में। अगर मीडिया को हम बंद करेंगे, उसके गले को दबा देंगे, तो फिर लोग सोशल मीडिया में हिंदुस्तान की अजीत देवल को भी फॉलो करेंगे और दूसरों को भी सुनेंगे। तो ये मौका हम देते हैं, हमें नहीं देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 भाईजान, मैंने आपके भी बहुत सारे ट्वीट्स देखे हैं, अच्छे भी और अजीब भी, मगर बात सारी ये है कि ये मुल्क सबसे अव्वल और आखिर जो चीज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत है। उसके बाद मुल्क भी आता है, इदारे भी आते हैं, ट्वीट भी आते हैं। और जो लोग आज कातिलाना हमले कर रहे थे, मस्जिद रहमतुल आलमीन पे गोलियां बरसा रहे, जहां हमने तशद्दुद के वाक़या देखे, हमने एक रद्द-ए-अमल और रिएक्शन देखा, एक मुतालबा देखा कि फ्रांस के साथ ताल्लुकात को मुनक़ता किया जाए, उसके एम्बेसडर को यहाँ से निकाल दिया जाए। दूसरी इसकी वो डायमेंशन है जहां हमने देखा कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने बहुत प्रोएक्टिव तरीके से एक साइबर वॉर का आगाज़ किया और दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर कंट्री है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है। इसकी तीसरी एक्सटर्नल डायमेंशन भी है कि फ्रांस के साथ मुस्लिम ममालिक जो हैं उनका तमाम कारोबार जारी है। तकरीबन 60 के करीब मुस्लिम ममालिक, 50 से ज़्यादा दुनिया में पाए जाते हैं। पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क है जहां इतना शदीद रद्द-ए-अमल भी हो रहा है और जहां हुकूमत इस इशू को दुनिया के सामने भी रखने की कोशिश कर रही है। बाकी तमाम मुस्लिम दुनिया में कहीं पर भी कोई हुकूमत इतना प्रोएक्टिव तरीके से इस पे रिएक्ट जो है वो नहीं कर रही है। पाकिस्तान से, मुसलमान दुनिया से बाहर ये प्रोग्राम हमारा सुन रहा हो, हम सब की बातें सुनेगा, वो कहेगा अच्छा यार ये सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन ये सारे के सारे डिफेंसिव हैं। ये सारे के सारे कह रहे हैं कि असली कसूर जो है ना वो वेस्ट का है, हम बिल्कुल ठीक है। अगर वो फ्रांस में कार्टून ना छपता तो सब भला चंगा होता। और फिर वो जो बाहर दुनिया में बंदा बैठा है वो कहता है यार भला चंगा तो उधर नहीं है, इनके पास तो बड़े मसाइल हैं अपने, ये तो फ्रांस में कार्टून ना भी हो तो एक दूसरे की गर्दन पे होते हैं, ये तो दीन के नाम पे वैसे ही हर चौथे 5वें हफ्ते कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं एक दूसरे को मारने का। सो कहने का मकसद ये है वी हैव टू कन्फ्रंट दिस रियलिटी कि अगर हमने अपनी बात में वजन पैदा करना है तो फिर कॉल और फेल में जो तजाद है वो भी दिखाना होगा ना। हमारी अगर कोई बात नहीं सुन रहा तो शायद इसलिए नहीं सुन रहा कि वो बेवकूफ है। उनका तर्ज सियासत को भी हमें देखना होगा कि वो किस तरीके से पोलराइज करके सोसाइटी को अपना वोट बैंक बढ़ाती हैं और ओवरऑल तर्ज सियासत हमारे मुल्क में इनटॉलरेंस ब्रीड कर रहा है। करोगे क्या? ताकत, मर्दाना ताकत आ गई क्या? रूस में घुस जाएगा तू? क्या करेगा? तातारियों में सर लेके घुस जाएगा? क्या करोगे? क्या पाकिस्तानी लड़कियों ने शादी की चीनी बाशिंदों के साथ, कुछ बहुत सारे स्कैंडल्स भी सामने आए और उसके बाद उनसे कोई मकरू धंधा कराने का भी खबरें मौसूल हुई, उनको फिर बाजियाब भी कराया गया। कहते हैं हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि जी पोलियो की वैक्सीन लगाने से लड़के जो हैं इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, यानी बच्चा पैरों पे खड़ा हो ना हो, बच्चे का खड़ा हो। नमस्कार दोस्तों, आपको सबको पता होगा कि पोलियो की वैक्सीन में पूरी दुनिया के अंदर 2 ही ऐसे कंट्री हैं जहां पर पोलियो अभी भी मौजूद है। एक है अफगानिस्तान, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि वो लोग इस चीज़ में मानते नहीं हैं, और दूसरा जो कंट्री है वो पाकिस्तान। अब दोनों कंट्री के अंदर पोलियो आज भी मौजूद है, अदरवाइज पूरी दुनिया के अंदर से पोलियो को ख़त्म कर दिया गया है। अब एक सिर्फ मौलाना अगर बोल देगा कि पोलियो की वैक्सीन लेने से आप नपुंसक हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बस ख़त्म, सारी की सारी मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो लेने से मना कर देंगे। अब सिचुएशन ये हो जाती है कई बार कि भाई ठीक है, लेकिन उनको काउंटर करने के लिए भी कोई नहीं आता कि नहीं भाई इससे ये नहीं होगा, इससे ऐसा नहीं होगा कि आप बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं होगा, कोई समझाना नहीं आता। और अगर कोई वैक्सीन देने जाएगा जिसको पता नहीं कि वहाँ उसकी क्या हाल हो सकते हैं, वहाँ जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सबसे जो, अब मैं क्या बोलूँ, बेसिक चीजें समझ में नहीं आती उनको। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये सुअर का पेशाब भर के हमारे खून के अंदर डाल रहे हैं और ये हो रहा है और वो रहा है। अबे पहले ही नहीं मानते ये उसको, वैक्सीन को। यही तो मसला है, दुनिया में 2 मुल्क रह गए हैं जिनके पास पोलियो है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक हम है और एक अफगानिस्तान है। रह दे के दोनों एक जैसे ही, ठीक है ना। अफगानिस्तान का पासपोर्ट नीचे से नंबर 1, हमारा शायद 2 या 3 या 4 हो गया अब शायद, ठीक है ना। तो वजह यह है कि वैक्सीन डिनायर्स मानते ही नहीं है। कहते हैं हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि जी पोलियो की वैक्सीन लगाने से लड़के जो हैं इंपोर्टेंट हो जाएंगे, यानी बच्चा पैरों पे खड़ा हो ना हो, बच्चे का खड़ा हो। ये प्रायोरिटीज है हमारी,
तभी हम पोलियो लेके बैठे हुए हैं। अबे एक तो ये मर्दाना ताकत के पीछे पागल है ये लोग, मर्दाना कमजोरी, मर्दाना ताकत। अबे करोगे क्या ताकत? शफकत भाई आज मुझे बता दो, करोगे क्या ताकत? मर्दाना ताकत आ गई क्या? रूस में घुस जाएगा तू? क्या करेगा? तातारियों में सर लेके घुस जाएगा? क्या करोगे क्या ताकत का? ये समझते हैं ये डैन बिल्जेरियन है अपने अंदर। अबे रह दे के फुप्पी की लड़की, खाला की लड़की, मामू की लड़की, वो भी अरेंज हुई तो मिली, वरना मिलना कोई नहीं था इतनी बड़ी तोंद पे, ठीक है ना। ये अपने अंदर डैन बिल्जेरियन है कि ताकत होगी हमारे अंदर, लोहा होगा, फौलाद, लाहौरी, पता नहीं क्या क्या इनकी माजून मछली ये वो करके, तो डैन बिल्जेरियन की तरह यॉट पे हम बेब्स लेके। अबे क्या मनोड़ा में पार्क करेगा? टट्टी बहरी होती है नीचे पानी में। यॉट ख्वाब इनके वो वाले हैं, ये उस लेवल पे सोचते हैं कि ताकत होगी तो हम। अबे करोगे क्या ताकत का? क्या उखाड़ लोगे? किसका क्या कर लोगे? हैं रह दे कि वही औरतों पे और बच्चों पे जुल्म सहना करना आता है तुम्हें, और क्या आता है? ताकत। अबे कमजोरी पे ये हाल है, 24 करोड़ कर दिए, ये कमजोरी पे हाल है। 4 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता हमारे मुल्क में, हैं ये मर्दाना कमजोरी के बाद इनका ये हाल है। ताकत दे दी तो पता नहीं क्या कर लेंगे ये। ताकत 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 का मम्बा और फौलाद और लोहे के जैसा, ये पता नहीं। अबे कैलेंडर लटकाना है, करना क्या है? क्यों? क्या इनको ठरक क्या है? जब खान को नहीं बचा सकी वैक्सीन तो हमें क्या है? तो चाइना का माल चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। तो देखो चाइना का हमने जाके रंगीलो मारो ढोलना करना है। अबे डांस नहीं खत्म हो रहे लोगों के, शादियां नहीं मुक रही। एक भाई की, वो अनस टीपू भाई बड़े अच्छी ट्वीट्स करते हैं, उनकी ट्वीट थी कि जहन्नुम में, जहन्नुम कह रहा हूं, कयामत में भी एक तरफ हिसाब किताब हो रहा होगा, दूसरी तरफ पाकिस्तानी शादी कर रहे होंगे वहां पे भी। कयामत वाले दिन भी ना जरा वहां माइयों है, फरिया का माइयों, जरा वहां पे भी हम जरा ना डांस कर लें, ये वहां भी शादियां करने होंगे। अबे खल्ली वल्ली यार। फिर वो जी वैक्सीन में जो है ना, पता नहीं बिल गेट्स क्या डाल रहा है और हमारा डीएनए चेंज कर। अबे अच्छा है कर दे डीएनए। अगर 70 साल बाद हमने इस डीएनए में ये कौम बनाई है तो भाड़ में जैसा डीएनए भाई, अच्छा है कर दे चेंज। हमारे अंदर जी हमारी रगों में सुअर का पेशाब डाल के जो है वो हमें नापाक कर देगा और पता नहीं क्या कर देगा, और हमारे अंदर से जी वो राज। अबे क्या है तुम्हारे अंदर? क्या निकालेगा बिल गेट्स? बिल गेट्स के क्या मोटिव है? रशीद भाई मुझे बता दो, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो बिल गेट्स को चाहिए? खरबूजा सूंघ के तुम बता देते हो कि मीठा है फीका, इसके अलावा क्या टैलेंट है? नाड़ा तेजी से यूं यूं करके डाल लेते हो एक हाथ से, हैं एक हाथ से चर्स बना लेते हो, इसके अलावा क्या टैलेंट है? क्या चीज क्या चाहिए बिल गेट्स को? कि चारपाई कैसे जोड़ते हैं? क्या चाहिए उसको? पाकिस्तानी लड़कियों ने शादी की चीनी बाशिंदों के साथ कुछ बहुत सारे स्कैंडल्स भी सामने आए और उसके बाद उनसे कोई मकरू धंधा कराने का भी खबरें मौसूल हुई, उनको फिर बाजियाब भी कराया गया। उसके मुताबिक जो पाकिस्तानी तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने तस्दीक की है कि मुल्क भर में खवातीन की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए गए क्रैकडाउन के दौरान चीनी बाशिंदों को फरोख्त करदा दुल्हनों से मुतालिक आदाद शुमार मुरतब किए गए हैं। ना मसाइद हालात का सामना करना पड़ता है, जबकि ऐसी बाज खवातीन को जिनसी गुलामों की तरह रखे जाने की इत्तलात भी हैं। अलबत्ता ये शिकायत भी सामने आती रही कि इस मामले पर चीन की नाराजगी से बचने के लिए रवा साल जून के बाद से इस जमन में तहकीकात सुस्त रवि का शिकार है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में पाकिस्तानी लड़कियों को चीन स्मगल करने के इल्जाम में 31 चीनी शहरियों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिन्हें रवा साल अक्टूबर में बरी कर दिया गया। इस केस से मुंसलिक एक पुलिस ऑफिसर और एक वकील ने अपना नाम एसोसिएटेड प्रेस को जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि इन खवातीन ने पुलिस को इब्तदाई बयान दिया कि उनके साथ धोखा किया गया, लेकिन अदालत में उन्होंने गवाही नहीं दी। रिपोर्ट में एक और पुलिस एहलकार का हवाला देकर बताया गया है कि स्मगल होने वाली खवातीन को या तो रकम देकर चुप करा दिया गया या उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी गई। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी मीडिया को भी इन खबरों की इशाअत से रोक दिया गया है, जबकि कोई भी सरकारी एहलकार इस मामले से मुतालिक अपनी शनाख्त जाहिर करने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी जिसमें दर्ज था कि पाकिस्तानी खवातीन की स्मगलिंग में मुलविस 52 चीनी शहरियों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा 20 पाकिस्तानी सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनमें से 31 को अक्टूबर में अदालत ने बरी कर दिया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि लाहौर में दो गैर कानूनी मैरिज ब्यूरोज इस कारोबार में मुलविस थे और एक मैरिज ब्यूरो एक मदरसे में कायम था, जिसके जरिए गरीब मुसलमान लड़कियों को भी चीनी मर्दों से शादी की तरगीब दी जाती थी। अगर ऐसी सूरत हाल इंडिया करता है, कुछ अग्रेशन करता है और आप काउंटर करने की कोशिश करते हैं बाय एयर, आपके जो जहाज हैं नो मैटर हाउ सोफिस्टिकेटेड, वो जो है दे विल फेस डेंजर फ्रॉम द S-400 मिसाइल सिस्टम, वो नॉकआउट कर देंगे इनको। वो एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है। आपकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है वो डिफेंसिव कैपेबिलिटी अपनी जगह, मगर जब डिफेंसिव ऑफेंस होता है
उसको वो नॉकआउट कर देगी। फिर इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाए। 5 अगस्त का जो वाकया हुआ, मैं नहीं समझता कि वो इमरान खान की वजह से हुआ। मेरा ख्याल है कोई भी वाकया होता तो नरेंद्र मोदी ने यही करना था, कोई भी गवर्नमेंट होती तो यही करनी। सो दैट डजंट मीन, सो जो ऑपोजिशन कहती है कि इमरान खान तुमने कश्मीर दे दिया, आई डू नॉट एग्री विद दैट थ्योरी। अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता तो मोदी ने यही करना था, बट दैट इज हाउ इट इज। वो उन्होंने ये तो नहीं देखना कि इमरान खान हुकूमत, हर चीज में हम पीछे रह गए, सारे बर्र-ए-सगीर में हिंदुस्तान आगे निकल गया। एक मोदी लेड इंडिया जो बहुत ही अग्रेसिव, एक और किस्म की हमें जो एक ट्रेडिशनल एनिमी इंडिया की हमें सेंस थी, वो कैरेक्टर चेंज हो गया। मोदी साहब बहुत अग्रेसिव आए, कश्मीर पे बहुत। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर 3-4 मुद्दों पर बात हो रही है। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मान लीजिए कि भाई पाकिस्तान ने अगर इंडिया पर अटैक कर दिया, या फिर आप ऐसा समझ लो कि इंडिया ने अटैक कर दिया, मिसाइल अटैक हो, या फिर कहे कि उनके जो फाइटर जेट आते हैं अगर उन्होंने हमला कर दिया और आप उसका पीछा करके वापस जाएंगे, तो आप यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। अब वापस इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि इंडिया के पास एयर्स 400 है और वही गेम चेंजर है। यहाँ पर पूरी सिचुएशन इसीलिए आपके लिए ख़त्म हो जाएगी कि उसके बाद इंडिया के पास तो मतलब एक से बढ़कर एक मिसाइल्स है। अगर अटैक करोगे तो एस-400 उसको नीचे मतलब वहीं रास्ते में ही गिरा देगा। अगर नुकसान होगा उस मिसाइल से नीचे गिरने में, तो फिर कहे कि वो एयरक्राफ्ट नीचे गिरने में, फाइटर जेट, तो वो आपका ही होगा क्योंकि वो आपकी ही धरती पर आपको नीचे गिरा देगा। और दूसरी यहाँ पर बात हो रही है कि भाई ये जो इंडिया ने 370 और 35 से हटाया है, तो इमरान खान के टेन्योर पर ही हटाया था, बेचारे के माथे लग गया। लेकिन ये बात सच है कि अगर इमरान खान नहीं होता, कोई और प्रधानमंत्री भी होता, तो भी हम उसको जब हटाना होता हम हटा देते। हालांकि इमरान खान को क्रेडिट गया ही, अच्छी बात है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हमने हमारे मुल्क को तकसीम किया, इकोनॉमिकली वीक किया, डिफेंस वाइज मुस्लिम उम्मा पे भी हमारा मजाक उड़ा। इंडिया ने 5 अगस्त का जो वाकया हुआ, मैं नहीं समझता कि इमरान खान की वजह से हुआ। मेरा ख्याल है कोई भी वाकया होता तो नरेंद्र मोदी ने यही करना था, कोई भी गवर्नमेंट होती तो यही करनी। सो दैट डजंट मीन, सो जो ऑपोजिशन कहती है कि इमरान खान तुमने कश्मीर दे दिया, आई डू नॉट एग्री विद दैट थ्योरी। अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता तो मोदी ने यही करना था, बट दैट इज हाउ इट इज। वो उन्होंने ये तो नहीं देखना कि इमरान खान हुकूमत, अगर ऐसी सूरत हाल इंडिया करता है, कुछ अग्रेशन करता है और आप काउंटर करने की कोशिश करते हैं बाय एयर, आपके जो जहाज़ हैं, नो मैटर हाउ सोफिस्टिकेटेड, वो जो है दे विल फेस डेंजर फ्रॉम द S-400 मिसाइल सिस्टम। वो नॉकआउट कर देंगे इनको। वो एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है। आपकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है, वो डिफेंसिव कैपेबिलिटी अपनी जगह, मगर जब डिफेंसिव ऑफेंस होता है उसको वो नॉकआउट कर देगी। फिर इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाएगा। किसी वक्त भी वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, और अगर आप अपनी एयरफोर्स में के ऊपर आए, आप प्रोटेक्टिव डिफेंस के लिए आएंगे इन एन एग्रेसिव मैनर, तो द S-400 विल बी वेरी डेंजरस। इसलिए मैं समझता हूँ ये दिस इज अ गेम चेंजर। कहना है कि इमरान खान ने हमारे 3.5 साल ये जाया किए, उससे पहले गलत उम्मीदें लगाई, इनके पास प्लान था कोई नहीं, रूल बाय प्रॉक्सी था। और जिस तरह आपने कहा कि ये कहते थे मेरे चौके को छक्का दो, तो मीडिया भी मैनेज किया गया। आपको याद होगा कहा गया था कि 6 महीने इन पे तनकीद ना करें, हुकूमत को वक्त दें। DGISPR ने ये अल्फाज कहे थे। ये क्या मतलब इस सब के बाद फेल हो गए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखें, इनकॉम्पिटेंस जो है वो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी कर ले। एक इनकॉम्पिटेंट बंदा ही होगा। अच्छा, अब ये एक तो पहली बात है कि खुद प्रॉक्सी थे। मैं खुली बात कर रहा हूँ चीमा साहब, एक तो खुद प्रॉक्सी थे, अंपायर की प्रॉक्सी थे, और फिर ये फर्दर प्रॉक्सी से रूल करना चाहते थे। तो आप इतनी अगर आउटसोर्सिंग करेंगे तो मुल्क पाकिस्तान जैसा मुश्किल मुल्क नहीं चलना। एक तो अफगानिस्तान आपके सर पे था, विड्रॉल हो रही थी, निगोसिएशंस हो रही थी, US तालिबान की वो चल रही थी, आपके ऊपर ब्लेम भी आ रहा था, आपका थ्रेट लेवल भी इंक्रीज कर रहा था। उधर से एक मोदी लेड इंडिया जो बहुत ही अग्रेसिव, एक और किस्म की हमें जो एक ट्रेडिशनल एनिमी इंडिया की हमें सेंस थी, वो कैरेक्टर चेंज हो गया। मोदी साहब बहुत अग्रेसिव आए, कश्मीर पे बहुत ही अग्रेसिव आए। वो जो भी हुआ, बालाकोट हुआ, उससे पहले भी वाकयात है, वो सारे पता है। तो एक इतने, और फिर कश्मीर हो गया, आर्टिकल 370 रिवर्सल। इस सारी सिचुएशन में
अगर एक आप बाय प्रॉक्सी रूल कर रहे हैं और आपकी प्रॉक्सी फर्दर प्रॉक्सीज कर रही है, तो आपने बेड़ा गर्क और कबाड़े के बजाय और करना क्या था? जो करचल पैदा किया है, अपोजिशन ने इनके लोगों को यूथिया कहा, इन्होंने उनको पटवारी कहा। इतना गंदा पॉलिटिकल कल्चर है। और मजे की बात है, कोई बंदा पॉलिसी लेवल की डिस्कशन नहीं करता, सीधा अमेरिका, इंडिया। अब कह रहे हैं जी हो सकता है सऊदी अरब ने खत लिखा होगा, तो सऊदी अरब बीच में मुलव्वस है, लेकिन हम नाम नहीं लेना चाहते, हमारी फॉरेन पॉलिसी। यार आपको आज भी 2021 में 22 में भी आपको खत लिख रहे हैं, आपके खिलाफ ही कॉन्स्पिरेसी होती है। 75 साल हो गए, अब तो आप ग्रो अप कर जाएं। किस तरह लोगों को, अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है आप लोगों ने। परेशानी का बायस है हमारे लिए कि अगर ये ऐसे बात बन गई तो उसका फॉल बैक हमारे ऊपर भी होगा। ठीक है, लेकिन हमने तो कभी से फतह करार दिया था अपनी, और हम तो बहुत कुछ करते रहे हैं, हमारे गले पड़ता रहा है। हमने अफगानिस्तान में 20 साल सपोर्ट किया तालिबान को, और आज तालिबान कहते हैं हम ना ड्यूरेंट लाइन मानते हैं, टीटीपी को वो बल्कि हुकूमत को ही नहीं मानते, ये हुकूमत तो है ही नहीं। आज कहते हैं हम तो मानते ही नहीं, आपकी तो गवर्नमेंट ही इलीगल है जी। आप होते कौन है, मैं कुछ कहने किसी और ने आपको हम तो लीगल हुकूमत है, हम तो आए हैं अपने। आपको तो बताया गया यहाँ, आपके यहाँ तो जमहूरियत है ही नहीं, आप क्या बातें करते हैं, ये हमें सुनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत के एकतरफा इक़दाम के 2 साल मुकम्मल होने पर आज पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। वाह, ओ क्या 1 मिनट के लिए खामोशी, 2 मिनट के लिए मुर्गा, 3 मिनट के लिए उल्टे हो जाऊंगा, क्या हुआ, घंटा उगाड़ लिया कुछ? तुमसे कराची संभल नहीं रहा, तुम कश्मीर संभालोगे। की पॉपुलैरिटी में बीजेपी की, आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। वो तो एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं। 71 बार मिलिट्री फेलियर भी था, पॉलिटिकल फेलियर भी था, डिप्लोमेटिक फेलियर भी था। हिंदुस्तान हमें डिसइंटीग्रेट करके चला गया। इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, उन्होंने जो अपने फैसले करने हैं उन्होंने खुद करने होते हैं। वो उनको इतना डर नहीं है अमेरिका का कि अमेरिका के डर की वजह से वो बिल्कुल अपने करें। हैदराबाद भी किया, जूनागढ़ भी किया, कश्मीर भी वो हमारे सामने। नमस्कार दोस्तों, कराची तो संभल नहीं रहा है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, कराची तो संभल नहीं रहा है, कश्मीर क्या संभालोगे। अब देखिए, आने वाले दिनों में सिचुएशन पाकिस्तान के लिए ऐसी आने वाली है कि भाई सचमुच में कराची संभलना मुश्किल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर इंडिया कोई प्लान कर रहा है कि पाकिस्तान को अब तोड़ना पड़ेगा, फिर से तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, बलूचिस्तान अलग बनाना पड़ेगा, खैबर वाला जो एरिया है वो अफगानिस्तान ले जाएगा, इंडिया जो है वो POK और GB ले जाएगा, और जो आज का कराची है वो सिंधु देश बनेगा, मतलब सिंध जो प्रांत है वहाँ का वो बनेगा सिंधु देश। ऐसी सिचुएशन में मतलब कि इंडिया का कश्मीर लेना तो छोड़िए, पाकिस्तान खुद का कश्मीर अभी संभाल नहीं पा रहा है। वहाँ पर से भी कई सारी आवाज़ निकल रही है कि भाई हमें इंडिया के साथ कनेक्ट होना है, और ऑब्वियसली होगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर एक ही ऐसा स्टेट है जिसको संभाला जा रहा है, और वो है पंजाब। सारे जो दूसरे जो स्टेट है ना, उनको कुछ प्रायोरिटी नहीं दी जाती, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो POK हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, कोई भी एरिया को यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। सारे के सारे रिसोर्सेज जो यूज़ हो रहे हैं ना वो पंजाब में हो रहे हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो ऑब्वियसली सबको बुरा लगेगा। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत के एकतरफा इक़दाम के 2 साल मुकम्मल होने पर आज पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। वाह, कश्मीर से सॉलिडेरिटी जिनके पास सिर्फ इस हद तक रह गई है कि जिन्होंने गवर्नर हाउस पंजाब में कश्मीर के नाम पे एक मुजरे का यानी एक कॉन्सर्ट का इनेकाद किया था, और जब ज्यादा तबर्रा हुआ तो उसके बाद फौरन ये ठंडा हो गया सिलसिला। तुमसे कराची संभल नहीं रहा, तुम कश्मीर संभालोगे। आजाद कश्मीर को तुमने आजादी देने के लिए पर तोलना शुरू कर दिया। तुम्हारा वो सरफिरा, वो जिसके लिए सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि सदर डेंटल और वजीर आजम मेंटल, वो खड़ा होकर के वहां कह रहा है कि हम मकबूजा कश्मीर नहीं, आजाद कश्मीर में राय दहिंदगान को उनकी क्या एक्सप्रेशन करने का मौका देंगे, रेफरेंडम कराएंगे, लोग बताएंगे कि जी हमें पाकिस्तान के साथ रहना है या आजाद कश्मीर के साथ। वो हवा में बात कर रहा है। हेडलेस चिकन्स का एक ऐसा मजमुआ है जो पूरी दुनिया में, अल्लाह माफ करे, हमारी खिल्ली, हमारी हंसी उड़वाने के लिए काफी है। हमसे अपनी गटर लाइन सीधी नहीं पड़ती, हमने एटम बम बनाया है, और वो एटम बम बना करके अब हम उसकी हिफाजत करने में लगे हुए। वो साला हमारी हिफाजत क्या करेगा? कश्मीर के दर्द में मुब्तला है,
पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। एक दिन के लिए वो क्या, 1 मिनट के लिए खामोशी, 2 मिनट के लिए मुर्गा, 3 मिनट के लिए उल्टे हो जाऊंगा। क्या हुआ, घंटा उगाड़ लिया कुछ से? इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, उन्होंने जो अपने फैसले करने हैं उन्होंने खुद करने होते हैं। वो उनको इतना डर नहीं है अमेरिका का कि अमेरिका के डर की वजह से वो बिल्कुल अपने करें। हमारे डिप्लोमेटिक फेलियर्स क्या हैं, हमारा फॉरेन अफेयर्स डम्ब बिल्कुल, कहीं पे आपको हमारे वहाँ पे उसमें न्यूयॉर्क में इतने बड़े हमने वहाँ पे उस पर रखे हुए जिन्होंने हज़ारों डॉलर्स के एक फ्लाइट रखे हुए हैं, उनकी रेजिडेंसेज, उनके खर्चे आज आपको कहीं नजर नहीं आते। अच्छा, बात ये है कि ये ताकत रियल पॉलिटिक्स है, डंडा चलता है, ताकत है, जिसके पास जोर है तो वो कश्मीर ने कर लिया। अब फर्क ये है, ऐसे सूडान का हुआ, ईस्ट तिमूर का हुआ, ज्यादातर ये जो इस तरह के टुकड़े वुकड़े होते हैं वो माइट इज राइट पे ही चलते हैं। अपॉर्चुनिटीज जो थी मिस की थी, दबाव में की थी, हमारी लीडरशिप पावरफुल नहीं थी कि ये ऑप्शन हम नहीं ले पाए, हमने उस वक्त कुछ सही फैसले नहीं किए, ऑफर्स थी, आज वो सारी चीजें, हैदराबाद भी गया, जोनागढ़ भी गया, कश्मीर भी वो हमारे सामने। पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क रहा है, तो उस वजह से आज दुनिया में इसके हाथ मजबूत करने के लिए अब तो सिफारतकारों का फर्ज बन जाता है कि वो इसकी पोजीशन और मजबूत करें, और उसके लिए कंक्रीट आइडियाज आने चाहिए, बड़े तजर्बाकार सिफारतकार। ये बड़ा मुफस्सल आपका डॉक्टर साहब पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ा अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव आपका बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आया कि हम अच्छे मुआवन तो साबित हो सकते हैं और होते रहे हैं जब तक हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट रही है ताकतवर ममालिक की, तो वी हैव डन वंडर्स। कि हमें जब तनहा छोड़ दिया जाता है, हमसे बड़ा बेर ले लिया गया लेकिन रशिया का वीटो किसी ने नहीं रुकवाया। 71 बार मैंने ये बात नहीं की थी कि डिप्लोमेटिक फेलियर है, सिर्फ वो मिलिट्री फेलियर भी था, पॉलिटिकल फेलियर भी था, डिप्लोमेटिक फेलियर भी था, लेकिन उसमें डिप्लोमेसी ने या वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारी मदद नहीं की, हत्ता कि चीन और अमेरिका भी हमारी मदद के लिए नहीं आया और हिंदुस्तान यूएसएसआर के साथ एक मुआहदा करके हमें डिसइंटीग्रेट करके चला गया। फिर हम 1984 में अमेरिका की जंग अफगानिस्तान में लड़ रहे थे यूएसएसआर के खिलाफ, इंडिया ने सियाचिन ऑक्यूपाई कर लिया और अमेरिका ने हमारी तरफ देखा तक नहीं और उसमें हमारे साथ कोई मुआवनत नहीं की। इल प्लान्ड, इल एग्जीक्यूटेड कारगिल, आई एग्री विद अकरम साहब, लेकिन इल टाइम्ड, आई वुड से इल टाइम्ड, लेकिन उसमें बिल क्लिंटन ने जो इमदाद इंडिया को दी वो स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस बन गया उन दोनों का पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान की मदद किसी ने नहीं की। तो जब ये दुनिया अपने मफाद के लिए हमें इस्तेमाल करती है तो वी डिलीवर, लेकिन जब हमारे मफाद की बात होती है तो दे लुक दी अदर वे। अब हमने देखना ये है, डिप्लोमेसी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे साथ रही है, प्रोसेस है जो सिर्फ एक बात, डिप्लोमेसी को कोई आदमी डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता, ये जंग में भी जारी रहती है, अमन में भी, लेकिन मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच होगी तो कश्मीर हल होगा, अलोन डिप्लोमेसी से नहीं होगा, ये लिख लें। और मेरे ख्याल में मुनीर अकरम साहब भी यही बात कह के गए हैं और हमारे ये दोनों जो लर्नेड दोस्त बैठे हैं ये भी यही कहेंगे कि डिप्लोमेसी अलोन विल नॉट गेट यू कश्मीर, ये लिख लें आप। जब हम और स्ट्रांग होंगे तो दुनिया में हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, दुनिया में हमारी बात अच्छी तरीके से सुनी जाएगी, वरना हम जितना कुछ कश्मीरियों के अपने आवाज उठा रहे हैं वो कहीं नहीं। भारत का बजट टोटल कितना है? 72 बिलियन डॉलर। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान का कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा है। उनके पास लेटेस्ट जदीद असला किसके पास है? उसमें हमारे पास अगर जंग लड़ने के 5 दिन है, उनके पास महीने हैं। आप भीख के ऊपर जंग नहीं, और यही हुआ अमेरिका आपको दुनिया कह के हमसे पैसे लेके तुम जंग करने जा रहे हो तो आप भूल जाओ। इंडिया के साथ हमारा बजट एलोकेशन का हमेशा बहुत बड़ा फर्क रहा है। कन्वेंशनल वेपन्स, कन्वेंशनल सिस्टम में वक्त के साथ साथ फर्क बढ़ता जा रहा है, यानी ऑर्डिनरी टैंक, गन्स, जहाज, इनमें फर्क बढ़ता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही कि इंडिया के साथ कन्वेंशनल वॉर हम नहीं लड़ सकते। इंडिया से हमारी आर्मी बहुत छोटी है, इंडिया का डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है, इंडिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इंडिया पैसे लगा सकता है। मतलब आपने कभी किसी यूरोपियन कंट्री, 2 कंट्री के बीच में ऐसा डिस्कशन देखा है? ये 70 सालों से यही हो रहा है। अब देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चाहे सिचुएशन गर्म चल रही हो या फिर ठंडी चल रही हो, पाकिस्तानी मीडिया में ये हमेशा डिस्कस होता रहता है
कि भाई इंडिया इतना बड़ा है, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमें किसी और तरीके से इंडिया को हराना पड़ेगा वगैरह वगैरह। मतलब इतना तो मैंने मतलब रशिया और अमेरिका के बीच में भी डिबेट्स नहीं देखी होंगी, या फिर क्या कि उनकी मीडिया में भी नहीं देखा होगा। ज़रा एक ऑब्सेशन देखिए आप इंडिया के प्रति पाकिस्तान का, कि देखा नहीं जा रहा उनसे कि इंडिया इतना ग्रो कर रहा है या फिर इंडिया इतना बड़ा है। और इंडिया इतना बड़ा होने के बावजूद भी एक बार भी इंडिया ने सामने से हमला नहीं किया। 4 बार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ही हमले हुए। अगर मान लीजिए कि सिचुएशन यहाँ पर विपरीत होती, पाकिस्तान बड़ा होता ना, तो कब का हमें खुद में मिला लिया होता उसने। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है कि जी सारा 80% बजट जो है वो फौज ले जाती है और ये है वो। आज डॉक्टर फरूख सलीम का एक पीस मैंने देखा, उन्होंने एक एनालिसिस किया, कोई कंट्रोवर्ट करना चाहे तो कर ले। 16% है टोटल हमारे जो आउटले है, 8,500 अरब रुपये का जो बजट है उसमें से 16% हमने उनको दिया। और उन्होंने ये भी साबित किया है कि जीडीपी रेशो के हवाले से ये 70 से लेके अब तक नीचे आया है, बजाय दुनिया का अगर हम बजट देखें। इंडिया का बजट बहुत बड़ा है, $72 बिलियन का उसका बजट है, सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा है, अमेरिका का बजट 39% दुनिया का जो है वो है। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा है। उनके पास लेटेस्ट जदीद असला किसके पास है? उसमें हमारे पास अगर जंग लड़ने के 5 दिन है, उनके पास महीने हैं। और यार ये फौज ना हो तो आपकी माएँ बहनें उठा के पाकिस्तान में आपको गुलाजत का ढेर बना दें। खुदा का खौफ करें यार, बच्चे एजुकेशन दे उन्हें, सेहत दे उन्हें, कौन कह रहा ना दे, सड़कें बनाए उन्हें, ना अरबों रुपए बैरून मुल्क ले जाए आपके सियासतदान या और जितने भी करप्ट लोग हैं। ओ भाई आप क्या चाहते हो? फौज को कमजोर करके इंडिया हर तीसरे दिन नाउज़ बिल्ला मेरे मुंह में खाक, हर तीसरे दिन कार पकड़ाए आपके। आप अमेरिका नहीं भारत के साथ नहीं लड़ते। आपकी फौज, पाकिस्तान की फौज भारत, इसराइल, अमेरिका के साथ एट ए टाइम जंग करती है। उनकी तीनों की इंटेलिजेंस आपके खिलाफ साजिशें कर रही है। ओ भाई आप देख नहीं रहे कि आपको पिछले 50 साल से वो कर्ज की दलदल के पहाड़ों के नीचे दबा दिया गया है। तो उसमें आप क्या समझते हैं, ये क्रिटिसिज्म जायज़ है? देखें, ये कुछ एक महदूद बीमार जहन के किराए के दानश्वर और पाकिस्तान की सलामती के, मैं हर दुश्मन तो नहीं कहूँगा, उन पर तनकीद करने वाले बेजा फौज को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों जनरल फैज साहब का नाम लेके बहुत नामुनासिब गुफ्तगू की गई, नहायत नामुनासिब, जिसकी मैं जर्नलिस्ट मज़म्मत करता हूँ। आर्मी चीफ, सिपाहियों की, फौजियों की 60% है, जबकि आपको पता है लंदन ने कितना, आपको महाला मुल्क भारत, उसने कितना रेट हमसे ज्यादा है उसके जीडीपी रेशो के भाई से आधा। $72 बिलियन आपकी पुलिस का बजट है, खुदा का वास्ता है, इसमें ये 60% में है जो पाकिस्तान 16 आप भीख के ऊपर जंग नहीं ले, यही हुआ। अमेरिका आपको दुनिया कहेगी हमसे पैसे लेके तुम जंग करने जा रहे हो तो आप भूल जाओ ना। सऊदी अरब ने कहा हम अपने वजीर खारजा भेजेंगे, आए नहीं। वो कहाँ आया था? वो पता ये चला कि वो सब मिलकर इन पे दबाव डाले थे, भाई खुदा के लिए ठीक हो जाओ। वजह यह है कि आपसे सऊदी अरब ने बात की, आपने उनको भाई बनाया, पीछे से जाके उन्होंने इंडिया से भी मुआहदे कर लिए, भारत से भी मुआहदे कर लिए। इंडिया के साथ हमारा बजट एलोकेशन का हमेशा बहुत बड़ा फर्क रहा है। इंडिया हमेशा अपने डिफेंस का बजट जो है उसको काफी हर दफा पहले से ज्यादा उसकी पैडिंग करता है, उसमें ज्यादा इंक्रीज करता है, जबकि पाकिस्तान में बड़ा मोहतात तरीके से थोड़ी बहुत इंक्रीज होती रही है। और उसकी बड़ी जाहिर वजह है कि एक बड़ा मुल्क है, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा है और वो अफोर्ड करता है, जबकि हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं करता था। हमारी फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं है, इकोनॉमी ऐसी नहीं है तो नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम आर्मी ये भी नहीं अफोर्ड करती। पता था इस चीज का कि ये हमारी हुकूमतें ये सस्टेन नहीं कर सकेंगी। अगर आज बड़ी अच्छी भी इकोनॉमी हो जाए तो आप 20% पे ले आएंगे, 21 पे ले आए, लेकिन उसी मुनासबत से उस जमाने में आप भारत का देखेंगे तो वो फिर वही फर्क उतना ही मौजूद होगा, क्योंकि वो भी साथ साथ बढ़ा रहे हैं अपना बजट। चुनाचे हमने इस जगह पे खित्ते में स्ट्रेटेजिक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमारा कन्वेंशनल वेपन्स, कन्वेंशनल सिस्टम में वक्त के साथ साथ फर्क बढ़ता जा रहा है, यानी ऑर्डिनरी टैंक, गन्स, जहाज, इनमें फर्क बढ़ता जा रहा है, जिसके साथ पाकिस्तान की फौज बार भी लगा रही है भारत के अफगानिस्तान के साथ, जहां एक बहुत बड़ी लहर दहशत गर्दों की आने वाली है।
देखिए कुछ लोगों का एजेंडा है वो मुल्क से भाग गए हैं या कुछ के उन्होंने पे रोक में रखा है कि हर वो काम करना जिससे मुल्क के महाफिजों का दिल आज़ारी हो, मोराल डाउन हो, लेकिन इन्हें नहीं पता कि शहीद की जो मौत है वो कौम की याद है। तो ये इनकी बेसलेस प्रोपोगंडे होते रहते हैं, हकीकत से बरक्स होते हैं। लेकिन बात ये है कि बजट के असरात, वज़ीर आज़म कहते हैं मिसाली बजट है, इसके असरात मैं समझूंगा तब बेहतर हैं जब आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आएगी, गैस में कमी होगी। बड़ी साहब मैं इसका ब्रेकअप दे दूं आपको प्लीज। 1370 अरब रुपए का बजट है जिसमें अफगानिस्तान की दीवार भी हमने बनानी है। ये GDP का 2.30% बनता है और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है डॉक्टर फरूख सलीम के मुताबिक कि जिसका ये बजट रेशो बजट हमारा 6.50 हुआ करता था GDP का, अब 2.30 रह गया। भारत का दिफाई बजट जो है वो 73 अरब डॉलर का है जबकि हमारा 8.5 बिलियन डॉलर का है। अच्छा ये खबरें हैं। और एक और मेरी बात मलिक साहब आपसे पूछता हूँ, जिस मुल्क के पास एटम बम नहीं था उसका अमेरिका ने बुरकस निकाल दिया, जिसको ख़त्म करना था, जिस आर्मी को, इराक की आर्मी को ख़त्म करना था आपके सामने, शाम का बेड़ा गर्क करना था आपके सामने। तो इसका मतलब ये है कि ये दुनिया की जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो आलमी ताकतों ने पैदा कर रखी है, हाँ क्या करें, या डिफेंस लेस करके क्यों आओ जो भी मासूम कुटो। भाई साहब मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, आपका आर्गूमेंट बिल्कुल सही है, जिनके पास एटम बम नहीं था। मगर मुझे बता दें, आपकी स्टडी मेरे से ज़्यादा है, सोवियत यूनियन जब खत्म हुआ उसके बाद कितने एटम बम थे? अभी भी हैं। कितने थे गिनाए ना? तो फिर एटम बम तो सोवियत यूनियन को भी नहीं बचा सका। मेरा नहीं एक मिनट यहाँ गलत जाए ना, उसने यूक्रेन पे कब्जा किया ना, वो क्रीमिया के इलाकों से लिया ना, कहीं उसको जाके अंदर घुस के दिखाया अमेरिका। देखिए उसका निजाम बदला, लेकिन जो उसके पास मिलिट्री आर्सेनल थे आज भी वो बड़ा वर्ल्ड प्लेयर है, उसके अंदर वो उसको शाम नहीं बना सके, इराक नहीं बना सके। इसमें अभी मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये एक एस्पेक्ट है सिक्योरिटी का, इस पर मुझे कोई बहस नहीं, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। मगर मेरा सवाल है कि अगर आप जितनी लोगों की बेहतरी नहीं करते तो आप मुल्क का डिफेंस कर सकते हैं। आपका मुल्क का डिफेंस होता है आपकी एजुकेशन के साथ, मुल्क का डिफेंस होता है सेहत के साथ, मुल्क का डिफेंस होता है बाइंग कैपेसिटी के साथ। जिस मुल्क के 3.5 करोड़ बच्चे सड़कों पे जलील हो रहे हो और उनका कोई फ्यूचर ना हो, सिवाय वो जेलों में जाने के लिए तैयार हो, क्रिमिनल बन रहे हो, तो मेरा ख्याल है हमें ये भी सोचना चाहिए। डिफेंस बजट की मैं बात ही नहीं कर रहा, फौज को सलाम मेरी। मेरा सवाल है कि अगर UNO कहती है कि 4% एजुकेशन में लगाओ, वो किधर है? वो तो पैसा एक मिनट सिर्फ 30 सेकंड। कौमी असम्बली में पास होता है ना, जहाँ इमरान खान बैठा हुआ है, जहाँ नवाज शरीफ, जहाँ पे बेनजीर भुट्टो, तो कौन है जराइम, किसका जुर्म है? अच्छा किसका जुर्म है ना? फौज का बजट आधा कर रहे हैं अपना बता लें। मैं गुजारिश करता हूँ, मलिक साहब ने वियतनाम या सोमालिया के साथ बना दिया की बड़ी खबर कि पाकिस्तान का पार्लियामानी वफ्द स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर की सरबराही में आज काबुल के दौरे पे था, जहां काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले के बाद जहाज वापस आ गया और ये दौरा मनसूख हुआ। आसान के इलाकों से निकले और ये पाकिस्तान से जंग इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान चूंकि हिंद का हिस्सा हुआ करता था पहले, और ये तकसीम तो सिर्फ 47 में आई है और उससे पहले पूरा पाकिस्तान हिंद का हिस्सा था, लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना गज़वा हिंद का हिस्सा है। रेगुलर हमले जारी हैं जिसके साथ वो कहते हैं हमें पता है अशरफ गनी की इंटेलिजेंस की लेवल क्या है, इसको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिकन ये चाहते हैं कि वो अभी कुछ देर वहां रहें। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का सेकुलर तबका खासतौर पे कुछ सपोर्ट कर रहा है। मसला सिर्फ ये है कि आपको एक खुला खुला स्टैंड लेना पड़ेगा। ये नहीं कि अमेरिका के कहने पे कहेंगे तालिबान आज से हमारे दुश्मन हो गए और आप पूरी इंटेलिजेंस दे दो पूरे पाकिस्तान से। ये 100% ये बात TTP के ऊपर नाफिज होती है। सबको मालूम है कि ये खवारिज अजीत कुमार डोवल नाम ले चुका है कि हम इनके साथ मिलकर पाकिस्तान की रियासत पर हमले कर रहे हैं। खवारिज के सारे कॉन्टैक्ट, सारे ताल्लुकात इनके भारतीय रियासत के साथ, डोवल के साथ, मोदी के साथ, हिंदुत्व के साथ साबित हो। नमस्कार दोस्तों, मतलब कोई लॉजिकल बात हो तो समझ में भी आए। पाकिस्तान का कहना यह है कि अफगानिस्तान जो पाकिस्तान पर हमला करता है वो गज़वा-ए हिंद के तहत करता है। अब गज़वा-ए हिंद में उनको तो सिर्फ भारत को ही फतेह करना था, पाकिस्तान तो ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उनको ऐसा लगता है, मतलब अफगानिस्तान को लगता है, तालिबानों को लगता है कि भाई गज़वा-ए हिंद के अंदर आज का जो पाकिस्तान है वो सिंध का एरिया हुआ करता था
और इसीलिए उसको पहले सबसे पहले नेस्तो नाबूद किया जाएगा और उसके बाद फिर इंडिया की तरफ बढ़ा जाएगा। मतलब एक लॉजिक का भी लॉजिक होता है भाई, अगर आप कोई लॉजिकल बात कर रहे हो कोई रीज़न होता है उसका, मतलब कुछ भी बात करेंगे। गजवा हिंद पता नहीं पाकिस्तानियों को कब ये शांति होगी और कब ये लगेगा कि भाई छोड़ो गजवा हिंद, कुछ प्रोग्रेस कर लो भाई आने वाले बच्चों। मैंने एक देखा है कि तकरीबन 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन में 8 करोड़ अनपढ़ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। कई बार हमें लगता है कि भाई इतने सारे आतंकवादी कहाँ से आ जाते हैं, मतलब उनको डर नहीं लगता, कश्मीर के अंदर घुस जाते हैं। भाई ये अनपढ़ है, ये अनपढ़ लोग हैं, इसीलिए उनको मतलब कि ब्रेन वॉश आसानी से किया जाता है और ये बात मानने में उनको मजबूर कर दिया, या फिर कहे कि इजीली वो मान जाते हैं कि दुनिया यहाँ पर नहीं है, ऊपर जाने के बाद है 72 हूरे और सब कुछ। वो बेचारा 72 हूरों के चक्कर में पहुंच जाता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और यह साहब असद कैसर साहब की सरबराही में वफद ने जाना था, जहाज लैंड किया, इस दौरान हमला हुआ, फिर जहाज उठाया गया, वापस 1.5 घंटा चक्कर काट कर वापस आया और उसको उतरने की इजाजत नहीं दी गई। बहरहाल अफगान हुकाम ये कहते हैं कि जी वफ्द की सिक्योरिटी हमें जो है ना दौरे से ज्यादा अजीज है। बहरहाल इतना हाई प्रोफाइल वफ्द का दौरा काबुल और इस दौरान ऐसे वाकयात का होना, इसके पसे पर्दा कौन सी कुव्वतें हैं जो इस दौरे को नाकाम करना चाहती थी, और काबुल जैसे जो जिसका कंट्रोल ही सारा अमेरिकन के पास और बाकी हैं, ऐसे वाकयात क्या जाहिर करता है? देखें 20 मार्च से लेके अब तक तालिबान के जो तर्जमान हैं ज़बीला मुजाहिद जी, उसके ट्वीट्स जो हैं आ रहे हैं, उनको आप मुताला करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां पर अमेरिका एक नई जंग शुरू करना चाह रहा है। रेगुलर हमले जारी हैं जिसके साथ वो कहते हैं कि हमें पता है अशरफ गनी की इंटेलिजेंस की लेवल क्या है, इसको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिकन ये चाहते हैं कि वो अभी कुछ देर वहां रहें। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का सेकुलर तबका खासतौर पर कुछ सपोर्ट कर रहा है। ये बात तो बहुत बाद में समझ में आई कि ये पाकिस्तानी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये खवारिज, ये जहन्नुम के कुत्ते, ये अफ़गानिस्तान में बैठकर मुशरिकों के साथ मिलकर, मुशरिकों के हुक्म पर, मुशरिकों के पैसे और ताईद और इमदाद से पाकिस्तानी आर्मी पर, पाकिस्तानी कौम पर, पाकिस्तानी रियासत पर हमले कर रहे थे। आसान के इलाकों से निकले और ये पाकिस्तान से जंग इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान चूंकि हिंद का हिस्सा हुआ करता था पहले, और यह तकसीम तो सिर्फ 47 में आई है और उससे पहले पूरा पाकिस्तान हिंद का हिस्सा था, लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना गज़वा हिंद का हिस्सा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे हमने कहा कि इस फितने के बारे में सईदी रसूलुल्लाह ने हमें यह बात बहुत पहले बता दी थी कि ये वो आयतें, वो अहादीस जो कुफ्फार के लिए नाजिल हुई हैं, उनको मुसलमानों के ऊपर नाफिज करके मुसलमानों को कत्ल करेंगे, और एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। अब जो इस वक्त नई भर्ती हो रही है टीटीपी के अंदर, एक नया प्रोपेगेंडा, एक नया बयानिया बनाया जा रहा है, वो ये है कि जी गज़वा हिंद की तैयारी करें। और गज़वा हिंद की तैयारी जाहिर है हर मुसलमान जानता है कि सईदी रसूलुल्लाह ने बड़ी बिशारत दी है गज़वा हिंद के लिए। तो जब गज़वा हिंद की तैयारी करने का कहा तो सारे मुसलमान तैयार हो जाते हैं। फिर इनको कहा जाता है कि असल में चूंकि पाकिस्तान हिंद का हिस्सा है, लिहाजा पहला हमला हमने पाकिस्तान पर करना, और एक दफा जब पाकिस्तान की रियासत तबाह हो जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम हिंद बजा के भारतीय मुशरिकों से लड़ते हैं या नहीं। और जाहिर है वो वक्त कभी भी नहीं आएगा अगर ये नाउजुबिल्लाह ये खवारिज अपने मकसद में कामयाब हो गए। यही बात सईदी ने फरमाई थी कि ये मुशरिकों से मदद लेंगे मुसलमानों के खिलाफ। ये 100% ये बात टीटीपी के ऊपर नाफिज होती है। सबको मालूम है कि ये खवारिज, अजीत कुमार डोवल नाम ले चुका है कि हम इनके साथ मिलकर पाकिस्तान की रियासत पर हमले कर रहे हैं। खवारिज के सारे कॉन्टैक्ट, सारे ताल्लुकात इनके भारतीय रियासत के साथ, डोवल के साथ, मोदी के साथ, हिंदुत्व के साथ साबित हो चुके हैं। सो जो चीज़ अब समझने की है पाकिस्तानी रियासत के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए, ISPR के लिए, हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लिए, ISI के लिए, कि होता क्या है कि जब आप दीन को, क्योंकि ये मजहबी दहशतगर्दी है, इसको आप लिबरल सेकुलर आइडियोलॉजी या नेशनलिज्म से इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जब हिंदुत्व आइडियल 2007 आपको याद है, वो तकरीबन अगेन 13-14 साल हो गए, बच्चे भूल जाते हैं, नौजवान तो खैर हैं ही लेकिन बड़े भी भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की पूरी रियासत पे इस तरह हमले हो रहे थे कि GHQ के बाहर लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक शहीद हुए, हमारे स्कूलों में, दफ्तरों में, ISI के हेडक्वार्टर्स पे GHQ पे हमले हो रहे थे। ये वो वक्त था कि जब हिंदुत्व आइडियोलॉजी अपने उरूज पर थी, हिंदुत्व
उठ रहा था मोदी और उसकी आइडियोलॉजी है भारत पर कब्जा करने की तैयारी कर रही थी और खवारिज की आइडियोलॉजी पूरी तरह अरूज पर थी। पाकिस्तान आर्मी उसका मुकाबला कर ही नहीं सकती थी। पाकिस्तान की रियासत अगर गजवा हिंद को ऑन नहीं करेगी, अगर पाकिस्तान आर्मी गजवा हिंद को अपना एक डॉक्ट्रिन और आइडियोलॉजी नहीं बनाएगी, तो फिर खवारिज इसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, और वही अब कर रहे हैं। जो नए रिक्रूट्स हैं इस वक्त तमाम, एक नई कैंपेन लॉन्च हुई है क्योंकि भारत की जंगी तैयारियां इस वक्त जुनून की हद पर पहुंची हुई हैं। भारत ने जल्द या बदेर पाकिस्तान पर एक बहुत भारी जंग मुसल्लत करनी है। उससे पहले हमारी सफों में वो तमाम दहशतगर्द ग्रोहों को दोबारा से मुनज़्ज़म कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक कमांड के तहत लेकर आ रहे हैं, ताकि जिस तरह मुक्तिबानी मशरकी पाकिस्तान में एक थी, यहां पर ये 5-7 दहशतगर्द जमातें होंगी। सिंध लिबरेशन आर्मी, MQM, बलूच लिबरेशन आर्मी, PTM, ANP के एलिमेंट्स होंगे, उसमें TTP के एलिमेंट्स होंगे, खवारिज होंगे, ISIS का मुख्तलिफ नाम, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 10-15 दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान की रियासत पर अंदर से हमला करेंगे। मगर इसमें जो सबसे पावरफुल आइडियोलॉजी है वो TTP के पास है। क्यों? क्योंकि वो दीन का नाम है। नारे लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान का हाल ये हुआ है।